नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, इससे पहले हमने 3 पॉडकास्ट किए। 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर अपलोड हमने कर दिए हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपका प्यार मिला, आपने बहुत ज़्यादा वीडियो को देखा। हमारे इन वीडियोस का एकमात्र मोटिव है, हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो भी होनहार विद्यार्थी है, छात्र हैं, हमारे युवा साथी है, जिन्होंने संघर्ष के दम पर कुछ ना कुछ अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करी है, उन सबके संघर्ष की कहानी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। इसका मोटिव ये कतई नहीं है कि हमें व्यूज लेने हैं या फिर अपनी छवि चमकानी है। इसका सिंपल सा मोटिव ये है, हमारे गांव देहात के जो भी भाई आज बाहर तैयारी कर रहे हैं, युवा साथी, उनको कुछ सीख मिले, कुछ प्रेरणा मिले हमारे साथियों के थ्रू। इस चैनल के जरिए हमारे इस चैनल पर हर फील्ड के युवा साथियों का आगमन रहेगा मेहमान के तौर पर। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय गुरुदेव महेंद्र जी चौधरी। राम राम साहब। राम राम। गुरुदेव, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। नाम तो मेरा महेंद्र चौधरी है जी। नागौर जिले के कुचामन जो तहसील है उसमें ग्राम पंचायत है जिजोट, जिसमें छोटा सा गांव मेरा लांबा कोटड़ा, जो सीकर जिला मुख्यालय के नज़दीक पड़ता है। अच्छा। जिला मेरा पुराना नागौर, और अभी जो नए जिले बने उनमें डीडवाना कुचामन जिला मेरी पंचायत में है। तो मेरी पंचायत सीकर से 45 किलोमीटर दूर है। अच्छा। कल्चर मेरा शेखावाटी जैसा है। माता पिता खेती करते हैं। और कितने बहन भाई आप? सगा मेरा एक भाई है, छोटा जो मेरे से, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। जॉइंट फैमिली मेरी है। मेरे जो पिताजी कितने भाई आपके? मेरे पिताजी 2 भाई हैं। मेरे वाले पिताजी जो हैं वो बड़े हैं और उनके एक छोटे भाई भी हैं। मेरे पिताजी के हम 2 लड़के हैं, सगी बहन मेरे है नहीं। आप बड़े हैं? मैं बड़ा हूँ। चाचा जी के भी 2 लड़के हैं, उनके भी लड़की नहीं है। तो परिवार में बहन मेरे है नहीं। जॉइंट फैमिली में रहे तो कभी ये तो लगा ही नहीं कि हम 2 भाई हैं, हमेशा ये लगा कि 4 भाई हैं। कैसा अनुभव होता होगा आपको इस आजकल की इस जनरेशन को देखते हुए, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए, कि लोग अपना अलग से आशियाना बनाना चाहते हैं, जहां आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो थोड़ा परिवार के बारे में, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उससे आपको क्या फील होता है? सब परिवार को देखकर, जब यहाँ गांव से दूर मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो जब 10, 12, 15 दिन गुजर जाते हैं तो एक परिवार का एक जो माहौल है जॉइंट फैमिली का, वो मुझे 10-15 दिन बाद वापस अपने गांव की तरफ खींच के ले जाता है कि वहाँ जाना है, वहाँ दादी है, चाचा है, मासी है, पापा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे भाइयों के बच्चे हैं। तो वो जो एक खुशनुमा माहौल, वो हमें हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेरित करके रखता है कि इस माहौल को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। जाहिर बात। चाहे उसके लिए कैसी भी कोई छोटी बड़ी बात सुनने में आए या कोई भी बात आसपास से माहौल से मिले, उसे इग्नोर करना है। सबसे पहले एक खुशी और मिला जुला परिवार हमें चाहिए। बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका बचपन गांव में बीता? जी बिल्कुल। आपके परिवार की पृष्ठभूमि ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है? बिल्कुल। खेती है, आपके पिता खेती करते हैं जी। माता जी गृहिणी है। बिल्कुल। ऐसे परिवार से निकलकर आज आप इस पद पर हो, कैसा आप फील करते हो अपने आप के अंदर? क्या आप गौरवान्वित महसूस करते हो इस चीज को देखकर? मतलब कि मैं एक गरीब घर से निकलकर मैंने ये उपलब्धि हासिल करी, तो उससे आपको ऐसा क्या फील होता है? आप जो एनर्जी फील करते हो, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा जो परिवार है, मेरे दादाजी जो थे, उस ज़माने में पढ़ाई का इतना था नहीं क्रेज़, तो दादाजी कभी स्कूल के द्वार पे नहीं पहुँचे। मेरे पिताजी और चाचा जी 8वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं।
और मेरी मम्मी मासी बिल्कुल, वो कहते हैं अंगूठा छाप, कभी स्कूल के द्वार पे नहीं गए, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं जानते। लेकिन पापा और चाचा हमेशा चाहते थे कि हम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा खेती में, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बने। राज की सेवा में पहुंचे। सही बात। उन्होंने शुरू से यही सपने देखे थे। खूब उन्होंने इसके लिए जो चीज़ हमने मांगी उन्होंने कोशिश करी। परिवार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर जरूर थी, और लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं थे, हौसले कमजोर आपके उन्होंने सपनों के सामने। बिल्कुल। तो जो उन्होंने कभी सोचा था कि हमारे बच्चे जो है वो राजकीय सेवाओं में जाएं, वो सपना जब पूरा हुआ तो अब हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, माता पिता की जो इच्छा है अगर वो कुछ हद तक ही अगर हम पूरी कर पा रहे हैं तो उनकी संतुष्टि को देखकर हम अपने आप को थोड़ा संतुष्ट महसूस कर लेते हैं। महेंद्र जी, आपने शायद फर्स्ट से लेकर 8th तक गांव के अंदर सरकारी स्कूल से करी। बिल्कुल। मेरे लांबा गांव में ये सरकारी स्कूल है जो 8वीं कक्षा तक है। अच्छा। तो मैं पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक उसी सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी का पूरा माहौल जो आप सब आजकल एक ये प्रचलन चल रहा है इस दौर में कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे ढीठ बन रहे हैं, हमारे बच्चों में नॉलेज नहीं है। अवेयरनेस की रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही है, मतलब सरकारी स्कूलों के प्रति जो धारणा है आजकल के लोगों की, थोड़ा उसके बारे में बताइए एक बार। आजकल क्या है, एक ट्रेंड बन गया कि घर की इमेज लोग इस चीज़ से समझने लग गए कि बच्चा पढ़ता कहाँ है, कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो घर की इमेज थोड़ी अच्छी होगी, मजबूत घर होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा, इसलिए बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो लोग ये समझते हैं कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। मैं खुद 8वीं तक सरकारी में पढ़ा, अभी मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, और ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे हमारे पास हैं। 96% लेकर 12th कक्षा में आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में लेकर हमारे से निकले हैं। खूब प्राइवेट स्कूल के जो संचालक है उन्होंने उनको अपने विद्यालय में ले जाने का प्रयास भी खूब किया। ऐसे ऐसे लोग प्रलोभन भी दिए कि फीस तो छूट मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आपको हज़ारों रुपए के इनाम भी दिए जाएंगे जब आप 10th 12th में अच्छे अंक लेके आते हैं। लेकिन उन बच्चों ने हमारे विद्यालय को नहीं छोड़ा, ये सोच के नहीं छोड़ा कि हमारे जो यहाँ के जो शिक्षक पढ़े लिखे यहाँ आए हैं, इनसे अच्छा प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाएगा। डेकोरम अलग चीज़ है। आपके क्षेत्र के अंदर विशेष तौर से मतलब सरकारी स्कूलों का रुझान ज्यादा है, देखने को मिलता है, बजाय आजकल शहरी जो माहौल है। जब मैं पढ़ता था उस समय सरकारी स्कूल की तरफ रुझान ज्यादा था, आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चिंता का विषय है, मुझे भी लगता है। कि जहाँ हम आज सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब सबको सरकारी चाहिए, नौकरी सब सरकारी चाहता है, अपनी बच्ची के लिए दामाद भी हर कोई चाहता है कि सरकारी हो, और सरकारी टीचर भी चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। मेरी खुद की बच्ची, मेरे एक बच्ची है जो 3री कक्षा तक मेरे गांव में ही घर के पीछे एक गवर्नमेंट स्कूल है, 5वीं तक, 3री तक वहाँ पढ़ के आई, और अभी आप ही के गांव में सरकारी स्कूल है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जूनिया, वहाँ 6th क्लास में पढ़ रही है। गुरुदेव, आप ही की इस सोच की बदौलत हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के प्रति जो रुझान है, जो ट्रेंड है, जो रवैया है, उसको चेंज करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं, करने के लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। सरकारी स्कूल्स में आजकल सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। अगर अभिभावक चाहे, उनको थोड़ा बहुत भी अगर कहीं लग रहा हो कि सरकारी स्कूल का माहौल थोड़ा कमजोर है, तो ये सब ग्रामीण जनों और अभिभावकों के हाथ की बात होती है। वो अपने बच्चे की अपडेट लें। सही बात। हर शिक्षक चाहता है कि अगर जिस बच्चे की अपडेट मांगी जा रही है तो प्रॉपर अपडेट मिले, वरना नौकरी हम सब खतरे में रहती है। सही बात है। गुरुदेव, आपने 1st से लेकर 8th तक गांव में करी, उसके बाद आपने 10th 9th 10th आपने प्राइवेट स्कूल से करी। बिल्कुल। तो क्या मजबूरी थी आपके, वहाँ सरकारी से छोड़कर आप प्राइवेट में गए? मेरे गांव में सरकारी स्कूल 8वीं कक्षा तक की थी। अच्छा। आस पास में 7 किलोमीटर पहले कोई दूसरा सरकारी स्कूल नहीं था। मेरे ही गांव में एक दूसरा निजी विद्यालय चल रहा था जो कक्षा 12वीं तक था, तो फिर मुझे मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। मेरा मन सरकारी के लिए ज़रूर दौड़ रहा था, पर
काफ़ी ज़्यादा दूरी और उस समय संसाधनों का अभाव था, मैं आ जा नहीं पा रहा था, तो मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना ही पड़ा। अच्छा, 12th क्लास आपने शायद बाहर से करी है कुचामन से? फिर क्या हुआ कि जब मेरी 10th पास हुई तो मैं थोड़े 10th कक्षा में कम अंक ला पाया, दुर्भाग्य से। कितने परसेंटेज था आपके 10th में? मेरे 54.50% आए, तो थोड़ी सी घरवालों की डांट भी झेलनी पड़ी। सही बात। प्राइवेट स्कूल में पढ़ के 2nd डिवीजन से पास हुआ, क्या मतलब है, क्यों पैसे लगवाए, इससे अच्छा तो पढ़ाई छोड़ देते, ठीक रहता। फिर जब मैं 11th में पढ़ रहा था तो मैं ऐसे मानता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि जब उसका स्वयं का विवेक थोड़ा काम करने लगता है। और ये पल मुझे जहाँ तक एहसास होता है मेरे जीवन में 11वीं कक्षा में आया कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा परिवार का संघर्ष देखता था, तो मुझे लगता था कि इस सेक्टर में मुझे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ बहुत भारी मेहनत है, यहाँ तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, ठीक नहीं पाऊंगा, मतलब मैं नहीं ठीक पाऊँगा, मुझे तो पढ़ना है लिखना है। वो एक कहावत भी है ना, गिरते हैं मैदान में सरसों सवारी, वो तकल्लुफ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं अब वहाँ 11th में मैंने सोचा कि यहाँ इस माहौल में मैं रहूँगा, वहाँ यार दोस्त भी थोड़े ज़्यादा हो गए, उनकी वजह से पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो घर जाकर मैंने बड़ी हिम्मत करके पापा से कहा कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। तो पापा थोड़ा नाराज़ भी थे, गुस्से में भी थे, बोला कहाँ जाएगा, पढ़ ले, कहाँ पढ़ना। मैंने कहा मुझे इसी स्कूल में जाना जहाँ हॉस्टल में रहे और वहाँ सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो। फिर आप कैंपस ज्वाइन किया आपने? फिर मैंने टैगोर का वहाँ हॉस्टल मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं 12 महीने वहाँ पढ़ा, पढ़ाई भी अच्छी थी टैगोर की। अच्छा, उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन में आपने बीए किया शायद, है ना? फिर क्या हुआ कि 12th बाद जब मैं 54% से 12वीं में मैं 76% यानी 22% का जंप लेकर मैं वहाँ आया। अच्छा। घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आया कि बच्चा लापरवाही कर रहा था 10वीं में, ये पढ़ सकता है, उनको भी थोड़ा विश्वास आया। तो घर वालों ने मेरे से पूछा कि क्या कहाँ पढ़ना चाहता है, क्या चाहता है। मेरे एक दिमाग में 11th का जो मैं आपको किस्सा बता रहा था कि जब मेरा विवेक थोड़ा काम कर रहा था, तो उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था, एक मेरा बुआ का लड़का वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे चाचा जो भी वर्तमान में RS हैं वो भी वहाँ से पढ़े हुए थे, तो उनको देखता था, उनसे मैं बातें सुनता था, तो मेरे भी दिमाग में था कि मुझे यहाँ गांव में नहीं पढ़ना। मैं 12th कक्षा में छात्रावास में रहता था, शाम का समय था, शाम के शायद 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तो मैं वहाँ बैठा बैठा पढ़ ही रहा था। एक बड़े हॉल में हमें हॉस्टल में रखते थे, जहाँ लगभग 80-85 लड़के एक ही हॉल में, अच्छा, बड़ा हॉल होता था, उसी में वार्डन हमारे साथ रहता था। तो वार्डन सर के पास कोई फ़ोन आता है और वार्डन सर आवाज़ लगाते जोर से, महेंद्र कुमार, और मैं दौड़ के जाता हूँ, और जब फ़ोन कान के लगाया तो मेरे दादाजी का फ़ोन है, जिनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, वो बीमार थे उस टाइम, और वो बोलते हैं कि बेटा तेरा चाचा प्रहलाद जी नाम है उनका, कि तेरा चाचा प्रहलाद आज RS बन गया, मुझे सुकून मिल गया, अब मुझे कोई गम नहीं, मैं कभी कल ही चाहिए इस दुनिया से चला जाऊँ। दादाजी ने आपको भी कुछ बोला था? दादाजी वही बोला कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, इसी तरह सरकारी सेवाओं में जाना है। हमने जिस तरीके से बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, हम चाहते हैं कि आप इस फील्ड को छोड़कर उस फील्ड में जाएं जहां आपकी पीढ़ियां सुधरे और जो परिवार के लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, वो आपको देखकर मोटिवेट हो। सही बात। तो वो बात मुझे आज भी याद आती है। तो फिर मैंने वहाँ 12th जैसे मेरी पास हुई, अच्छे मेरे अंक आए, तो फिर मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि मुझे BA करना राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना है। तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में चला गया, वहाँ उस समय ऑफलाइन एडमिशन होते थे, मैंने ऑफलाइन फॉर्म भरा। 12th तक मेरे अंग्रेजी साहित्य सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में शुरू से था कि मुझे अंग्रेजी में पढ़ना है। 10th में मेरे 54% थे, लेकिन अंग्रेजी में 82 नंबर थे। अच्छा, इंग्लिश आपकी अच्छी थी? मतलब इंग्लिश मेरी ठीक थी, इंग्लिश के सर भी मेरे थोड़े से काफ़ी ज़्यादा अपडेट थे। अमूमन गांव में इंग्लिश ही कमजोर रहती है, इंग्लिश और मैथ। अब मैं इससे थोड़ा उल्टा रहा शुरू से, उसमें मेरी रुचि भी रही, तो मैंने वहाँ जाकर फिर अंग्रेजी साहित्य लिया और वहीं मेरा छात्रावास में एडमिशन हो गया और मैं छात्रावास में रहा 3 साल। मैंने वहाँ से BA किया, छात्रावास का माहौल देखा, जहाँ मैंने वो सब चीज़ें झेली जो आज तो
शायद होती भी नहीं है, अब सरकारें उन्हें अलाउ भी नहीं करती, उनके खिलाफ कानून भी बन गए, रैगिंग जैसी चीज़ें मैं झेल के। लेकिन मेरा जो रास्ता था उससे मैं डगमगाया नहीं। मुझे पता था कि ठीक है, इन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख के निकलना है। लेकिन अपन को घर परिवार मेरे को पीछे दिखाई दे रहा था कि पढ़ लिख कर सर्विस में पहुंचना ही पड़ेगा। 12 महीने तक जब मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो आपने बीएड भी शायद, बीए के बाद बीएड करी है आपने या? बिल्कुल। फिर मेरी जब बीए क्लियर हो गई वहाँ से, तो 1 साल मैंने बीएड करने के लिए वापस मैं उसी टैगोर के कैंपस में आ गया। जी, कैंपस में गया आप? बिल्कुल। जब मैंने वहाँ टैगोर से बीएड कर ली, 1 साल की उस समय बीएड होती थी, आज वो 2 वर्ष की हो गई। सही बात। उसके बाद वापस मेरे को एमए करना था, तो मैं फिर से कैंपस में आ गया। ठीक है। आरयू में। तो वहाँ से मैंने एमए कर लिया 2016 में। एक किस्सा आपका 2016 का मुझे याद आ रहा है। 2016 में आपने बीएड कंप्लीट होने के बाद में आपने तैयारी शुरू करी फर्स्ट ग्रेड की। बिल्कुल। और आपने एग्जाम भी दिया शायद, और उसमें आप चुनिंदा अंकों से आप रह गए। तो थोड़ा वो किस्सा बता दीजिए एक बार। 2016 में मेरा एमए का फाइनल ईयर चल रहा था। उस समय एक बहुत बड़ी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, लगभग 13,000 पोस्ट, आज तक के इतिहास में नहीं आई है ऐसी। तो उसे देखकर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी एक अवसर देख लेता हूँ। एमए चल रहा था, एक कन्फ्यूजन दिमाग में, तैयारी कर रहा था, तब तक पेपर दिया। उस दिन तक चल रहा था कि एमए का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहीं सिलेक्शन भी ले लूँ, रिजल्ट नहीं आया तो इससे बड़ा धोखा जीवन में कभी नहीं होगा। तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहा, लेकिन मैंने अच्छी मेहनत करी उस टाइम। मैं शानदार पेपर भी देके आया। दुर्भाग्य से कुछ नंबर से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। 2016 की भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसी दरमियान उसकी तैयारी की बदौलत शायद आपका नेट जरत में सिलेक्शन हो गया था। बिल्कुल। थोड़ा वो कहानी बता दीजिएगा। 2016 में जब मैंने फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से मैंने तैयारी करी, तो पॉलिटिकल साइंस में मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी। उसी समय यूजीसी की जो नेट एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आए, मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मेरी नेट क्लियर हो गई थी, जिसकी असिस्टेंट प्रोफेसर में आजकल जरूरी। आपको पॉलिटिकल साइंस था सही? राजनीति विज्ञान से ना। वहाँ से मैं अंग्रेजी छोड़कर एमए में राजनीति विज्ञान में आ गया था। उधर मेरी थोड़ी ज़्यादा रुचि थी। एक मुझे ये भी आ रहा है याद कि आपने उसी दरमियान एलएलबी करी। तो ये एलएलबी का किस्सा थोड़ा बताइए। आप उस ट्रैक से हटकर आप एलएलबी में कैसे आ गए? मतलब इसकी थोड़ी अलग ही कहानी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हॉस्टल्स में जो बच्चे रह जाते हैं, एक बार उनका कभी मन नहीं करता कि इन हॉस्टल्स को छोड़कर कहीं बाहर रहें। उसके कारण भी होते हैं। एक तो मेन कारण आर्थिक कारण होता है। हॉस्टल्स में थोड़ा सा कॉस्टली नहीं पड़ता, हर कोई विद्यार्थी, सामान्य परिवार से आने वाला विद्यार्थी वहाँ रह लेता है। तो मेरे भी दिमाग में था कि मुझे कैंपस में ही रहना है। तो अब मैं कैंपस में रहने के लिए इस कैंपस से ऐसी कौन सी डिपार्टमेंट में जाऊँ कि मेरा कैंपस नहीं छूटे। तो फिर मैंने सोचा सबसे आसान यही है कि एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं। एंट्रेंस का एग्जाम लगता था, मैंने दिया, आराम से एडमिशन हो गया और उधर फिर मैं जैसे वो हॉस्टल में रहा। और उसी टाइम पे शायद आप सेकेंड ईयर में थे और आपकी शादी हो गई थी। तो ये शादी का किस्सा साथ में, और कैसे आपने मेंटेन किया इस चीज को? जब मैं बीए कर रहा था सेकेंड ईयर में, उस समय मेरी शादी हो गई थी। एंगेजमेंट तो मेरी 6ठी क्लास में हो गई थी शायद, बहुत छोटी उम्र में। जब मैं 6ठी क्लास पढ़ रहा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। सही बात। पर घर में मैं सबसे बड़ा लड़का था, तो घर वाले भी चाह रहे थे कि एक लड़के की तो सगाई कर लेते हैं। सही बात। कल को जल्द शादी भी करनी पड़ेगी। तो सेकेंड ईयर आते आते फिर घर वालों को जल्दी हो ही गई कि सबसे बड़े वाले लड़के की शादी तो करनी है। तो मेरी शादी हो गई सेकेंड ईयर में। फिर 4-6 महीने तो दूर दूर मैडम वहाँ उस समय टैगोर कॉलेज से कॉलेज कर रहे थे और मैं बीए कर रहा था। जब मेरी बीए क्लियर हो गई थी, उसके बाद मैं और मेरी मिसेज, वो भी जयपुर आ गए थे। मैं कैंपस में रहता था, मिसेज कैंपस के जस्ट बाहर कमरा लेकर वहाँ तैयारी करते थे। और हमने वहाँ से लेकर जब तक जॉब नहीं लगी, हम साथ साथ पढ़े, साथ तैयारी करी और एक साथ ही हम जॉब तक पहुँचे। अच्छा, आपका जॉब का ये जो किस्सा 2018 की बात है शायद, है ना जी? तो मुझे याद आ रहा है कि आपकी वाइफ, आपका छोटा भाई, आपके चाचा का लड़का, चारों एक ही वैकेंसी में आप चारों की जॉब, आप चारों एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो ये थोड़ा माहौल, थोड़ा पेचीदा माहौल नहीं हो गाँव के अंदर के यार एक साथ कैसे लग सकते, कैसे पॉसिबल हो सकती है बात? बिल्कुल। थोड़ा उस बारे में बताइए बात। ये भी मैं बताता हूँ आपको। जब मेरी शादी हो जाने के बाद जब मेरी मिसेज वहाँ जयपुर आई, तो मैं, मेरी मिसेज और एक मिसेज की छोटी सिस्टर, मामा जी की लड़की उनकी, मेरी मिसेज ननियाल में रही है
शादी अच्छा। ननिहाल वालों ने ही करी थी उनकी। तो उनके मामा जी की लड़की, एक मामा जी का लड़का, हम 4 जने फिर एक बड़ा मकान लेकर वहाँ रहने लग गए थे। मैं भी कभी कैंपस में, कभी उस मकान में, और वो तीनों वहाँ साथ रहते हैं। मेरा छोटा जो भाई है वो उस समय पीएमटी चलता था नीट की वजह सही बात है। पीएमटी की तैयारी करने सीख कर रहता था। उसने 1 साल ट्राई करा और फिर बोला भाई साहब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं हो पाएगा तो जो जिधर मैं जाना चाह रहा हूँ इधर आ जा। तो वो तैयार था बिल्कुल कि ठीक है मैं आपके पास जयपुर ही आ रहा हूँ। वो भी जयपुर आ गया। चाचा जी का लड़का जिसने एसटीसी कर ली, उसने कहा भाई साहब मैं क्या करूँ, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लूँ। मगर एसटीसी करी है तो पहले एक बार इधर टीचर्स की तरफ भागे आजमाना। सही बात। वो भी मेरे पास ही आ गया। एक बड़े मकान में हम 6 जने एक साथ रह रहे हैं। और फिर जब 2018 में ये वैकेंसी आई तो शुरू में 25,000 पोस्ट पे वैकेंसी, उस समय 2017 के आखिर में अक्टूबर महीने के आसपास ये वैकेंसी आई थी। तो 25,000 वैकेंसी आई तो हम सब ने बैठ के एक दिन ऐसे ही चर्चा करी कि सारे मिलकर तैयारी करते हैं एक साथ, माहौल सही रहेगा, सब करेंगे तो एक दो तो अपन नौकरी लेके निकल जाएंगे यहाँ से। और जब अलग अलग सब्जेक्ट से सब तैयारी कर रहे थे, छोटा सिलेबस था और इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी एक दूसरे की। रात को 1 बजे आके लाइब्रेरी से सोना और सुबह 5:30-6 बजे उठ के वापस लाइब्रेरी चले जाना। वो 2.5-3 महीने का दौर जिसमें मुश्किल से 4-5 घंटे रात को सोना होता था। मतलब आप पढ़ाई में औसत थे और आपकी मेहनत की बदौलत आप आज इस पद तक पहुंचे। पढ़ाई में औसत तो आपने मेरे 10वीं के % आपने सुन लिए, मेहनत ही मुझे वहाँ तक पहुँचा सकती थी। तो हम सबका तो एक साथ पढ़ने का जो माहौल था, शाम के समय जब हम चाय पे बैठते या चर्चा पे बैठते तो इसके अलावा कोई चर्चा नहीं थी। आपस में आपका साइकोलॉजी में मैंने ऐसा क्या पढ़ा जो आपको नहीं आता होगा, जो मैं आपको बता दूं। इन्होंने हिंदी में ऐसा क्या पढ़ा जो मुझे नहीं आता हो। छोटे सिलेबस में से मिलके जो तैयारी हुई, परिणाम ऐसा आया कि मैं, मेरी मिसेज, मेरा छोटा भाई, चाचा जी का लड़का और जो मैडम की छोटी सिस्टर साथ में रहती थी, वो सब, हम सब का एक साथ चयन हुआ। और उस चयन को देखकर गांव में ऐसा माहौल बना। कुछ लोग जो हमारे संघर्ष को देख रहे थे कई बार हमारे पास जा भी आए। जाहिर बात है उनको विश्वास था आप पे, पूरा विश्वास था, क्योंकि वो हमारे पास कई बार आए भी। जयपुर में जब हम पढ़ते थे, तैयारियां करते थे, तो हमारे को देख चुके थे। जयपुर बड़ा शहर है, कई लोग अस्पतालों में बीमारियों की वजह से आते हैं, गांव परिवार जो हमारे पास ठहरते थे वो तो आज भी ऐसा ही होता है। सही बात। वो तो हमें जानते थे कि कड़ी मेहनत करिए, 8-10 साल से जयपुर में बैठे थे, ये परिणाम आया देखो उनका आज। कुछ लोग पूछते थे कि क्या ये ऐसे कैसे हो गया अचानक एक साथ, तो ऐसे सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। कोई वजह रही है जो आजकल हवा बनती है, बाजार में चल भी रहा है कहीं ऐसे माहौल कि या तो कहीं कोई बड़ी सेटिंग वेटिंग हो गई होगी, कुछ पेपर वगैरह हो गए होंगे। अचानक सुना तो थोड़ा सा लगा भी कि यार इतनी मेहनत पे एक झटके में लोगों ने नकार दिया उसको। आपका एक किस्सा गुरुदेव मुझे याद आ रहा है। जब आप तैयारी करते थे, जयपुर रहते थे, उस दरमियान जब आप गाँव आते थे, जो आखिरी बस आती थी आपके गांव में, उसमें आप बैठ के आते थे ताकि गांव वालों को आपको ना देख ले। और जो स्टार्टिंग की जो बस आती थी अर्ली मॉर्निंग, जो आप उसमें बैठते थे और वापस जयपुर पहुंच जाते थे। तो थोड़ा वो बताइए एक बार, गांव वालों का आपके साथ इंटरेक्शन कैसा था वो? मैं 2010 में जयपुर चला गया। अब 2010 में जयपुर गया, 14, 15, 16 आते आते फिर काफ़ी समय बीत गया। गाँव वालों को भी पता था कि एक सामान्य परिवार से आता है, जयपुर पढ़ रहा है, तो पैसे तो खूब लग ही रहे होंगे। तो थोड़ा स्ट्रेस आने लग गया कि गांव में जब मैं बस से उतरते ही 2-3-4 परिचित लोग मिले और पूछे कि क्या चल रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करेंगे लोग भरोसा करेंगे सिलेक्शन पे। तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है जो एक आखिरी बस, मिश्रा नाम से एक बस आती है हमारे, उस बस में मैं रात को लेट आता, पहले गाँव से पहले वाले बस स्टैंड पे उतरता और सीधा निकल के घर, और सुबह जल्दी वापस उसी बस में जब वो वापस आती घूम के और वापस जयपुर निकल जाता, ताकि 2 साल मेरे को ऐसे गुजारने पड़े। आखिरकार गांव वालों के ताने सुने आपने, और इन तानों की बदौलत आज आप इस मुकाम पर पहुंचे। छुपकर आप बस से निकल जाते, छुपकर आप सुबह आते। ये सारा सिस्टम आपने इस जर्नी के सामने, जो सारा प्रोसेस है इस जर्नी के सामने छोटा पड़ जाता है। एक बार आपकी जो पढ़ाई का रूटीन है वो थोड़ा शेयर कर दीजिए एक बार, कि पढ़ाई का क्या रूटीन था आपका, कितने घंटे आप पढ़ते थे, और स्मार्टफोन आपके साथ था या नहीं था? आजकल के फोन का थोड़ा डिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। स्मार्टफोन का तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैंने कीपैड के अलावा जब तक मेरी सरकारी नौकरी नहीं आई तब तक कीपैड फ़ोन के अलावा मैंने कोई दूसरा फ़ोन नहीं खरीदा। और मैंने प्रण ले रखा था कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाए
मुझे स्मार्टफोन नहीं रखना है। और जब मेरी नौकरी लग गई, पहला पेमेंट आया, उसके बाद में उस पेमेंट से मैं पहली बार स्मार्टफोन लेके आया। क्योंकि उसका कारण था कि मुझे लगता था कि सोशल मीडिया का जो ज़माना है उसमें 1-2 घंटा भी अगर मेरा वेस्ट जा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ फर्स्ट ईयर में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मैंने आपको बताया भी था कि हॉस्टल का माहौल थोड़ा अलग प्रकार का था। सेकेंड ईयर से फिर मैं पढ़ाई का रूटीन बनाने लगा। सेकेंड ईयर में 2-3 घंटे रोज़ अंग्रेज़ी साहित्य मुझे पढ़ना पड़ता था, क्योंकि पहली बार मैं उस तरफ आया था। 12th तक मैंने अंग्रेज़ी साहित्य नहीं पढ़ा। फिर फाइनल ईयर आते आते मेरा अच्छा रूटीन बन गया था। सुबह टाइम से 6 बजे 6:30 बजे पढ़ने में बैठ जाता था, तैयार होकर 2-3 घंटे पढ़ के फिर दिन में खाना वाना खाया, दोपहर में आराम से रेस्ट भी, वापस 3-4 बजे फिर लगभग 6-7 घंटे में बीए के समय पढ़ लेता था। बीए उस टाइम पे आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी या? मैंने स्पेशली कभी किसी भी कंपटीशन के लिए कोचिंग नहीं करी। अच्छा, केवल आपने सब्जेक्ट वाइज मजबूत किया उनको ना? बिल्कुल। मेरे जो चाचा आ रहे थे उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता था, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि किताबों से पढ़ना पड़ेगा, किताबें आप पढ़ लेते हो, अच्छे से आपकी तैयारी होगी तो खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि कोचिंग में जो मैटर पढ़ाया जा रहा है वो तो मुझे आ रहा है। इसके अलावा जो मैटर पढ़ना है वो कोचिंग में भी नहीं है, अब वो बुक्स से मिलेगा मुझे। तो मैं बुक्स अलग अलग उनसे पूछ के, थिंकर्स की बुक्स में जो वो बताते थे वो ला के मैं पढ़ता रहता था। तो बीए के बाद जब बीएड हो गई उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने का समय भी मैंने बढ़ाना शुरू किया। और जब कंपटीशन कोई भी हो, 2012 में मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, पास हो गया था। 13 में फिर पुलिस का दिया, वो भी मैंने पास कर लिया था। 13 में तो पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर वहाँ मैंने फॉर्म अप्लाई जनरल से कर दिया। ओबीसी से मेरा सिलेक्शन हो रहा था, ओबीसी का मेरा सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर मैंने 1-2 जनों से राय मांगी कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तैयारी करनी चाहिए आगे, तो आराम से अच्छी जॉब में चला जाएगा। बड़े भारी मन से मैंने फिर उस चीज़ को बुलाया और फिर मैं वापस तैयारी में कंटिन्यू लगा रहा। 14 में जब मेरी बीएड हो गई उसके बाद एक सेकेंड ग्रेड का पेपर भी मैंने दिया, वहाँ भी मैं काफ़ी दूर रह गया था। फिर 16 में जब मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया उस समय मेरा रूटीन काफ़ी अच्छा था पढ़ने का। उस समय मैं 10-12 घंटे आराम से पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ मैं सुबह जल्दी आके, वहाँ क्या बहुत भारी सीट के लिए कंपटीशन बैठने के लिए यूनिवर्सिटी में, कि जो सुबह 5:30 बजे बंदा पहुँच गया उसको सीट मिल जाए, लेट हो गया तो फिर पूरे दिन आप वहाँ नहीं पढ़ सकते, बाहर की लाइब्रेरी में पैसे देके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 5:30 बजे आके शाम को 8:30-9 जब मैच चल जाती थी हॉस्टल में तब जाता था। कमरे पे भी फिर मेरा और अच्छा रूटीन हो गया था। रात को 1 बजे लाइब्रेरी की चाबी में रखता था, छोटी एक लाइब्रेरी थी प्राइवेट, फिर तो वहाँ मैं चाबी मेरे पास रखता था। अंदाज़ा लगा लो कि रात को बंद मेरे को करनी थी और सबसे पहले सुबह मुझे जाना है पढ़ने के लिए। वो एक तरह का कंपटीशन था सीट के लिए। बिल्कुल, कि वहाँ मेरे को पढ़ना है, पूरा टाइम देना है। फिर एक समय ऐसा आता है कि अगर आपकी वैकेंसी थोड़ी बड़ी है और अभी तैयारी काफ़ी अच्छी, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एग्जाम से पहले लगने लग जाता है कि इस बार मेरा हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आजकल जो मॉक टेस्ट का ये प्रचलन है, बिल्कुल, थोड़ा उस बारे में बताइए कि मॉक टेस्ट कितने कारगर अपनी तैयारी के लिए? जब मैं तैयारी करता था उस दौर में और आज के दौर में थोड़ा अंतर आया है। बच्चों की तैयारी करने के ट्रेड में भी अंतर आया है, तो पेपर्स में भी काफ़ी अंतर आ रहा है। जब हम तैयारी कर रहे थे, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सामान्य स्तर का आता था। बुक्स से तैयारी करके या 3-4 महीने की एक अच्छी तैयारी से आप सिलेक्शन के करीब या सिलेक्शन तक जा सकते थे। आज जो पेपर आ रहे हैं आप भी देख रहे होंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस अप्लाइड टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही बात। अगर आपका उनका पहले अभ्यास नहीं है तो आप ऑप्शनल पेपर को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अब ऑप्शनल की तैयारी ऑप्शनल के हिसाब से आप नहीं कर सकते। आपके जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं उन चारों के बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं है, तो फिर वहाँ दोबारा कथन और वापस कारण आएगा, वहाँ आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं डीपली पढ़ना जरूरी है, डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ कि बच्चे को पहले क्वेश्चन पेपर निकालने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, तब वो कंपटीशन के करीब पहुँचेगा। थोड़ा दौर तो बदला है, वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा।
जाहिर बात है। तो देखो, एक चीज, आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? आप आइडियल किसको मानते हैं? आपकी जीवन की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी। एक तो आपने बता दी, मेरे चाचा जो थे वो आरएस बने, उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में मोटिवेशन मिला। मेरे दादा ने मुझे फोन किया, मुझे प्रेरित किया कि आपको भी सरकारी सेवा में जाना है। तो आपके जीवन की ये घटनाएं बताइए एक बार। आइडियल, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आपकी हॉबी क्या है इनके अलावा? आइडियल तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी को माना है। 12th तक तो इस बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आइडियल भी जीवन में हो जिससे आप कुछ न कुछ चीज़ें सीखते रहें। तो 12th बाद जिस छात्रावास में मैं रहा उसका नाम ही विवेकानंद छात्रावास था। और उनके जब मैं वहाँ रोज किस्से होते, वहाँ सेमिनार होते थे, तो जब उनकी जीवनियाँ, उनके किस्से वहाँ सेमिनार में बड़े बड़े प्रोफेसर से मैं सुनता था, तो वहाँ मैं काफ़ी मोटिवेट होता था उनके बारे में सुन के। जब उनकी फंक्शन 12 जनवरी के दिन बड़ा फंक्शन आयोजित होता, उस दिन में पुराने लोगों को जो हमारे उस छात्रावास में रहे, आज वो कई मंत्री पद पे बैठे हैं, कोई IAS है, RS है, वो वापस आते वहाँ, सबको बुलाया जाता। तो वो अपनी खुद की जर्नी बताते और ये बताते कि हमने विवेकानंद जी को कहाँ तक हमारे साथ रखा। तब मेरे को भी लगता कि क्यों ना मेरा भी आदर्श ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसको देखकर मैं हमेशा मोटिवेट होता रहूं कि आदमी की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो मैंने हमेशा स्वामी विवेकानंद जी को मेरा आदर्श बनाया। और अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, शुरू से मेरी वॉलीबॉल में रुचि है। 8वीं कक्षा में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था उस समय ही मैं वॉलीबॉल से स्टेट खेल के आ गया था। और 8वीं कक्षा में? बिल्कुल। और वॉलीबॉल में निरंतर खेलता रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम से मैं वॉलीबॉल खेल के आया। आज भी आप ही के गाँव में यहाँ मैं रोज़ शाम को वॉलीबॉल खेलता हूँ। आपका रीसिबल का रिजल्ट आया जी, और आपका वापस ट्रांसफर के लिए आपको नागौर के लिए बताया गया था कि आप नागौर जा सकते हो। तो ऐसी क्या बाउंडेशन आई, ऐसा क्या मतलब आपके ऊपर पाबंदी आई जिसकी वजह से आपने मतलब वहां ज्वाइन नहीं किया और आपने यही रहना पसंद किया? मेरी जो धर्मपत्नी है उनकी पोस्टिंग आपके यहीं पास में, जिला उनका टोंक है, टोडा रायसिंह ब्लॉक में कोटड़ी गांव जो यहाँ से 4 ही किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग है। मेरे को उस समय अजमेर जिला अलॉट हुआ, तो मेरी पोस्टिंग यहाँ कनौज में, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो फिर मेरे पास दोनों विकल्प थे कि या तो यहाँ उनके साथ रहकर मुझे नौकरी करनी है या फिर मैं गांव के पास वहाँ चला जाऊँ। तो फिर मैंने काफ़ी घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से विचार विमर्श किया, तो सबने यही राय दी कि नहीं, वहाँ रहेगा तो ठीक है, दोनों आराम से नौकरी कर लोगे, कल को 1 साल 2 साल 5 साल बाद जब ट्रांसफर होंगे गाँव तो बाद में आ जाएंगे। सही बात है। तो फिर मैंने यहीं रहना मुनासिब समझा। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जॉब लगने से पहले और जॉब लगने के बाद का रवैया, गाँव वालों का जो रवैया था मतलब पहले और अब, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला मतलब? और गाँव वाले, आप जब गाँव जाते हो तो छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो, किस प्रकार से आपको मतलब आपकी बातों को सुनते हैं या फिर किस प्रकार से आपको देखते हैं? जॉब लगने के बाद परिवर्तन तो आता है जीवन में, लोगों के देखने का नज़रिया भी अपने आप थोड़ा बदल जाता है। और आज की जो नौकरी है, जो सरकारी सेवा है, उसके प्रति जो इमेज है समाज में, वो लगने के बाद मैंने भी एहसास किया है कि लोग आपको बड़े सम्मान के साथ आपको देखते हैं, बड़े सम्मान से आपसे कोई बात पूछेंगे। और जब आप 2-4 व्यक्तियों के बीच में कुछ बात आप रखेंगे तो वो आपकी बात बड़ी धैर्य से सुनेंगे भी। और अपने बच्चों को बुलाकर ये जरूर बोलते हैं कि बेटा इधर आ, देख क्या कह रहे हैं, सुन इनसे। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको बताइए इस चीज के लिए कि आज 29 सितंबर को आपको इस राजकीय सेवा में 6 साल पूरे हो गए हैं। धन्यवाद। 29 सितंबर 2018 को आप लगे थे। बिल्कुल। इन 6 सालों में आपने इस क्षेत्र के विद्यालयों में कौन कौन से नवाचार आपने किए और इस जनरेशन के अंदर आपने कौन कौन से सुधारात्मक कार्य किए, कौन से प्रयास आपने किए जिसकी बदौलत उनका जीवन की जो दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन आया है? मेरी पहली पोस्टिंग आज ही के दिन 2018 में यहाँ आपके पास में ही कनौज ग्राम पंचायत की जो सीनियर विद्यालय, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। मैं चाहता तो मुझे उसमें एलिमेंट्री स्कूल जो 8वीं तक का स्कूल भी मिल रहा था, लेकिन मैंने खुद अपनी इच्छा से कि मुझे 12वीं तक के विद्यालय में जाना है ताकि मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ा सकूं। जो चीज़ें मैं पढ़ के आया हूँ वो मैं खुद नहीं भूल जाऊँ, कहीं उनको पढ़ाऊँगा, थोड़ा मैं खुद अपडेट रहूँगा। तो मैं 12वीं के विद्यालय में वहाँ गया, वहाँ जो प्रिंसिपल सर है, थोड़ा बाकी सब प्रिंसिपल सर से काफ़ी अपडेट भी है, वो अपने शिक्षकों से जितना ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान ले सकते हैं वो पूरा प्रयास भी करते हैं। तो मैं अंग्रेजी का टीचर बनकर आया
11वीं और 12वीं कक्षा में मैंने तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए आर्ट्स के ऑप्शनल, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास। जो लेक्चरर यहाँ नहीं होता था, जिसकी पोस्ट खाली, सर मेरे से एक बार पूछते कि सर ये आप कंफर्टेबल हो कि आप पढ़ा लेंगे? मैं कहा बिल्कुल, मैं तो सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा दूँ बच्चों को। मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए और बच्चों का अच्छा परिणाम रखने के लिए मैंने क्या एक छोटी सी तरकीब लगाई कि 10वीं और 12वीं के बच्चों जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, मैं उनको हमेशा एक छोटा लालच देता कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डिस्टिंक्शन लेकर आता है, 75 मार्क्स अबाव लेके आएगा, उसको मेरी तरफ से मैं चांदी का सिक्का दूंगा, बेट करूंगा ऐसे बात है। और हुआ ये, जब पहला साल मेरा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था 12वीं कक्षा में और 10वीं में मैं सामाजिक पढ़ा रहा था, तो उस साल टोटल 41 बच्चे थे 10वीं और 12वीं में, उनमें से 26 लड़कों के डिस्टिंक्शन मार्क्स आए। सरकारी स्कूल का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने एक साथ 26 बच्चों को अगली 15 अगस्त के दिन चांदी के सिक्के उनको दिए। और उससे जो माहौल बना स्कूल में, गाँव में, बच्चे जब मेरा सब्जेक्ट होता था तो उसमें तो अलग से रुचि लेते थे कि मुझे वहाँ तक तो पहुँचना है। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने चांदी के सिक्के दिए। 75 नंबर उनके आए जो लास्ट ईयर फेल हो गए थे और मेरे सब्जेक्ट में फेल थे, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ। जब मैं आया उससे पहले किसी कारण से, जब मेरी पोस्ट नहीं थी, वहाँ खाली थी, टीचर्स नहीं थे, तो फेल हो गए थे। उसमें वो 75 अबव आए और मेरे से चांदी का सिक्का लेके गए। और फिर वो निरंतर मैंने हर साल जारी रखा। जब भी मुझे 10th 12th पढ़ाने का मौका मिला, मेरा पहला ही कक्षा में यही स्पीच होता था कि मेरे सब्जेक्ट में आप इतने नंबर लाओ तो मेरी तरफ से आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे, मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखूं। और बच्चे अब तक, फिर उसके बाद मैं बघेरा चला गया था, बघेरा स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो बघेरा और कनौज की सीनियर स्कूल में, गांव में अब तक लगभग शायद 61 या 62 मेडल्स बच्चों के घरों में दीवारों पर टंगे होंगे, जो उनको आज भी मोटिव करते होंगे कि हाँ सर ने हमें ये मेडल दिया, किस वजह से मिला कि हम इतने अच्छे अंक लेते हैं। तो गुरुदेव, इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार के नवाचारों के माध्यम से जो बच्चा फेल था उसको आपने डिस्टिंक्शन मार्क्स दिले और चांदी का सिक्का आपने भेंट किया उनको। तो ये बेहतरीन पहल थी आपकी तरफ से। आज अपने साथ जो तैयारी कर रहे हैं बाहर, बिल्कुल, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस डिप्रेशन के माहौल में, इस बेरोजगारी के दौर में, कि वो किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार अपने जीवन के अंदर कंसिस्टेंसी लाए, निरंतरता अपने जीवन के अंदर वो रखें? थोड़ा अपने साथियों को एक बार आप मैसेज दे दीजिए। अभी जो युवा साथी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको 2-3 बातें मैं मेरे अनुभव के आधार पर जरूर बताना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में थोड़ा सा जो माहौल, परिस्थितियाँ अलग बन रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वैकेंसीज थोड़ी कम आ पा रही है। अगर वैकेंसीज आ रही है तो किसी न किसी कारण से कई बार पेपर रद्द हो जाता है, चाहे वो पेपर लीक का मैटर हो या कोई क्वेश्चन वगैरह का मैटर हो। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपन को ध्यान थोड़ा दूर रखना है। दूर रखने के लिए अपन को क्या करना है, मान लो किसी चीज़ की वैकेंसी आई, 15,000 पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है और आपको लग रहा है कि इस वैकेंसी में 1000, 1500, 2000 पोस्ट तो किसी अन्य कारण से चली जाएगी, तो आपके पास कम से कम 13,000, 12,000 पोस्ट तो है। तो आप उन 12,000 पोस्ट के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं कि मेरे लिए इन 12,000 पोस्ट में से ही कोई पोस्ट आनी है। आपको इतना इन चीज़ों को, इस हवा पे ध्यान दोगे तो आप अपनी तैयारी सुचारू नहीं रख पाओगे। मेरे समय पे भी माहौल बनते थे, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इसी बात पे ध्यान ही नहीं देना कि कभी बाजार में पेपर से भी नौकरी लगता होगा या किसी दूसरे तरीके से भी लोग नौकरी लगते हैं। और सच में मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस घर में इस चीज़ की ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बच्चा नौकरी सिर्फ उन्हीं वजहों से लगता है जो आजकल माहौल बन रहा है, उस घर में सरकारी नौकरी तक पहुँच पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अब घर का माहौल ऐसा जरूर है कि बच्चे को ये लगे कि मेहनत के अंदर नौकरी तभी लगेगी तो मेहनत जब बच्चा मेहनत करेगा। सही बात। और मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। बाकी लगातार आप अगर मेहनत करते हैं, तैयारी में एक चीज़ ये ज़रूरी है कि जब आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप गांव, अगर आप घर पे आ रहे हैं तो आपके गांव आने का जो समय है वो अधिकतम 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर 15-15 दिन, 1-1 महीने अगर गाँव रुक गए तो जो आपकी लगातार जो तैयारी करने की जो आदत है उसमें बाधा आती है। फिर आप इतने भयंकर कंपटीशन के दौर में वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। फिर आपको लगेगा 2 नंबर 4 नंबर कम रह गए। इसलिए आप लगातार अगर आप पढ़ते हैं, चाहे रोज़ आप 6, 7, 8 घंटे ही पढ़ें, जब आपकी वैकेंसी नज़दीक आ जाए जिसको आपने लक्ष्य बनाया है, उसके बाद आप थोड़ा पढ़ाई का समय बढ़ा लें, खुद के अपने स्वयं के नोट्स बनाएं,
खुद के नोट से पढ़ें। सभी को मेरा तो यही कहना है बच्चों को कि एक लक्ष्य बनाकर उसके आप पीछे लग जाएं। लगातार तैयारी करने वाला आदमी कभी खाली हाथ नहीं रहेगा, मैं यही मान के चलता हूँ। और जिस प्रकार से सुरेंद्र जी, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्तमान इस युग में जो युवा बेरोजगार है उनको मोटिवेट करने के लिए आप जिस प्रकार के ये वीडियो क्लिप बना रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उनसे काफ़ी बच्चे मोटिव भी होंगे। और मेरे जैसे जो लोग सरकारी सेवाओं में पहुंचे हैं उनको बुलाकर आप उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं, ये आपकी एक शानदार पहल है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूंगा। तो आज का ये हमारा इंटरव्यू हमने किया हमारे आदरणीय गुरुदेव महेंद्र जी सर के साथ। आप सभी साथियों को एक बार फिर से मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आप सफलता के उस अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपने कल्पना करी है। अगर माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे उनसे ये गुजारिश है, अपने बच्चों पर विश्वास रखें। एकमात्र शख्स आप ही है जो उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। इस बेरोजगारी भरे दौर में आप उनके सहयोगी है, यह आपको दिखलाना है। वो डिमोटिवेट नहीं हो, वरना कदम कदम पर उनको डिमोटिवेट करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में इसी प्रकार हमारे साथी के साथ, जिनकी संघर्ष भरी इस कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको उससे प्रेरणा मिले, कुछ सीखने को मिले और आप अपने जो तैयारी है उसमें धार दे सके। जय हिंद, जय भारत।